गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि वीकेंड तक आते आते जो पेंडिंग होमवर्क था और जो करंट पोर्शन का होमवर्क दिया था हमने, एमईसी का बिगनर बॉक्स 1, बिगनर बॉक्स 2 और जो प्रैक्टिस शीट दी थी उसकी प्रोग्रेस कंप्लीटेड। चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि आज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग बिगनर बॉक्स 3 से रिलेटेड कंसेप्ट कवर अप कर लेंगे। तो बिगनर बॉक्स 3 आज का होमवर्क होगा। और बिगनर बॉक्स 3 का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी आपके ग्रुप में एडवांस में ही पोस्ट कर चुका हूँ, राइट। बिगनर बॉक्स 3 का सॉल्यूशन मैंने वीकेंड पर ही आप लोगों के ग्रुप पे पोस्ट कर दिया था। और आज होपफुली उसकी जो थ्योरी है, उसके जो कंसेप्ट हैं वो कवर अप हो जाएंगे हमारे। चलिए तो रेज्यूम करते हैं सेशन को। हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड की। थोड़ा पुराना रिकैप भी देख लेते हैं। आपको याद आ जाएगा हमने क्या और किस सीक्वेंस में पढ़ा था। याद आ रहा है? एम्पियर सर्किटल लॉ का रिजल्ट, और उसके बेसिस पर उसके एप्लीकेशंस में फर्स्ट एप्लीकेशन जैसे गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ का रिजल्ट और उसके बाद उसके एप्लीकेशंस। ठीक वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ का रिजल्ट और फिर उसके एप्लीकेशंस। तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन, ड्यू टू स्ट्रेट इन्फाइनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, फिर ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर एट अ पॉइंट विच इज आउटसाइड सरफेस एज वेल एज इनसाइड। तीनों केस डिस्कस हुए थे। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनिटली लार्ज थिन करंट कैरिंग प्लेट। याद आ रहा होगा, फील्ड होती है पैरेलल। पैरेलल भी किस टाइप से याद है? करंट आउटवर्ड, तो फील्ड इस टाइप से पैरेलल होती है। ठीक है। और फिर इसकी स्ट्रेंथ म्यू नॉट लैम्डा बाय 2। याद आया डेरिवेशन? और इसमें हमने बताया था फील्ड कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सब कुछ होने के बाद ये शायद हम लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। मेरे ख्याल से डेरिवेशन कंप्लीट हुआ था, मुझे कुछ और पॉइंट्स बताने थे इसमें। डेरिवेशन तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था, म्यू नॉट एन आई। नोट शायद नहीं कर पाए थे आप लोग, है ना? नोट करवाना है मुझे। नोट करवा दूंगा, बट मुझे याद आ रहा है कि ये मीनिंग, बेसिक मीनिंग एक्सप्लेन करा था, मैं फिर से रिवाइंड करा देता हूँ। सोलेनोइड का मीनिंग तो सबको क्लियर है। लूप में ऐसे ऐसे सिलेंडर में लूप के फॉर्म में वायर्स को रैप करा है। और जब सोलेनोइड आइडियल होगा, आइडियल मतलब जब उसकी लेंथ सफिशिएंटली लार्ज होगी एज कंपेयर्ड टू रेडियस, तो उसके अंदर की फील्ड यूनिफॉर्म होती जाएगी और बाहर की फील्ड वीक होती जाएगी। और रिजल्ट क्या आया था? एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के बाद रिजल्ट आया था म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे एन क्या है? एन ध्यान रखना, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, और करंट है आई। ठीक है। और ये डिराइव करने के बाद पहले आपको शायद इसको नोट करना है। नोट करने के बाद में आपको और कुछ पॉइंट्स बताने थे मुझे, जैसे डायरेक्शन वगैरह कैसे देखते हैं, नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, वो सब बताऊंगा। पहले ये शायद ये नोट कर लिया था ना हमने, ये 3 पॉइंट्स नोट कर लिए थे हमने। ये तीन पॉइंट्स नोट कर लिए थे क्या? ये भी नोट नहीं किए थे क्या? अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग से ही करना था। ठीक है ठीक है, यहाँ से नोट करना शुरू कर दो। और हाँ, ध्यान रहे, जो भी नोट कर रहे हो उसको मेमोराइज भी करते जाना है ना? उससे जब आप रिवाइज करते हो तो ज़्यादा काम इजी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट करते टाइम देख के लिख रहे हो, नहीं, साथ में क्या लिख रहे हो सब कुछ याद करते जाओ।
डायग्राम अभी रहने दो, आगे आपको बनाना ही है डायग्राम, तो डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायग्राम अभी आप आगे बनाने ही वाले हो जब डेरिवेशन होगा, तो उसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्शन में भी नॉर्थ साउथ लिखवा दूंगा मैं, इसलिए अभी इसमें से कुछ भी मत बनाओ, सिर्फ ये 3 पॉइंट्स। नोट कर लिया। अब ये दोनों डायग्राम बनाने हैं, लेफ्ट वाला भी राइट वाला भी। दोनों सेम ही डायग्राम है, बस एक एक्चुअल में 3D में बना हुआ है, और राइट वाला जो है वो हम लोगों ने कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। और एन लिखा हुआ है मैंने ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जल्दी लिखो भाई। एक्स वाई सोलेनोइड का नाम है, सोलेनोइड का नाम है एक्स वाई। मंडे मॉर्निंग सुबह उठते से उल्टे सीधे डाउट मत पूछो, हमें बिल्कुल रेलेवेंट डाउट पूछने हैं। टॉरॉइड हम अभी आगे पढ़ेंगे सोलेनोइड के बाद। आप क्यों चिंता कर रहे हो, इसके बाद टॉरॉइड की भी बात होगी।
बी डी एल का इंटीग्रल आर से एस जीरो क्यों होता है, देखते हैं आर से एस कहाँ है। आर से एस इसलिए जीरो था क्योंकि हमने आपको प्रूव करके बताया तो था कि सोलेनोइड के अंदर फील्ड होगी, बाहर की फील्ड होगी ही नहीं। ये पढ़ो पॉइंट थर्ड वाला। और उसके बाद ये नीचे एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको प्रूव करके बताया था ना कि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। मतलब जो फील्ड है वो सोलेनोइड के अंदर है और वो यूनिफॉर्म फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। बाहर जो है आइडियल सोलेनोइड के लिए वीक होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी। तो जब वहां पे बी ही जीरो है तो इंटीग्रल जीरो होगा। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। ये चीज समझ में आती है कि एक एंड नॉर्थ पोल की तरह और दूसरा एंड साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है ना। एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। पर पता कैसे करेंगे कि नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है? तो इसके लिए हमारे पास दो रूल होते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो लगा सकते हो। पर्सनली मुझे फर्स्ट अच्छा लगता है, ये वाला। तो देखो क्या करना है। ये आप करंट देख रहे हो, करंट कैसे मूव हो रहा है, करंट की डायरेक्शन। तो राइट हैंड लो, राइट हैंड के फिंगर्स को के हेल्प से सोलेनोइड को इस तरह से होल्ड करो कि आपकी फिंगर्स सोलेनोइड के अंदर जो करंट मूव कर रहा है कॉइल में उस डायरेक्शन में कर्ल करे। तो जो थंब की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा, वो उस डायरेक्शन में सोलेनोइड का नॉर्थ पोल होगा। मतलब अगर आप फील्ड लाइंस बनाओगे तो वहां से फील्ड लाइंस आपको कैसी मिलेगी, एग्जिट करती हुई, नॉर्थ से एग्जिट करती है। बचपन में पढ़ाया होगा आपके स्कूलों में ये सब। ये इस टाइप से, ये एक तरीका हुआ। गिवन सोलेनोइड बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल विथ नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, अब दूसरा तरीका भी है देखने का। थोड़ा सा मैं कम प्रेफर करता हूँ, बाकी आपके एनसीईआरटी में और बहुत सारे बुक्स में मिलेगा। पहला वाला बहुत इजी है ना। दूसरा वाला भी तरीका है जिसके हेल्प से आप क्या करो, दोनों साइड से सोलेनोइड को देखो। लेफ्ट से भी देखो, राइट से भी देखो। अब जब आप राइट से देखोगे, देखो इसमें जिस तरह से करंट पास कर रहा है, राइट से देख, जिस साइड से देखने पर आपको ये करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखे। कैसा दिखे, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज दिखे तो आपको याद रखना है कि वो नॉर्थ के जैसा दिखेगा। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो नॉर्थ के जैसा दिख रहा है, ये देखो एन। और जहां वो क्लॉकवाइज दिखे, ये देखो क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज दिखे तो वो क्या होगा, वो साउथ के जैसा होगा। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। हालांकि लगाने के लिए तो ये काफी लोग ये भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। लेफ्ट राइट से ऑब्जर्व करो, देखो आपको करंट कैसा दिख रहा है। अगर आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो याद रखना फिर वो नॉर्थ होगा, और क्लॉकवाइज दिख रहा है तो वो साउथ होगा। देखो डायग्राम से समझ में आता है क्लॉकवाइज। ये देखो क्लॉकवाइज मतलब करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज, तो ये साउथ। ठीक है, ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रख लो, ये भी अच्छा है ना। जो मेथड आपको अच्छा लगे इसे याद रख लो। ठीक, चलो अब क्या करें। दोनों नोट कर लो, दोनों मेथड नोट कर लो। डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम फोटो बनाने से याद आ जाएगा आपको कि सर ने क्लास में कौन सा मेथड बताया था। हेडिंग नहीं है, वो सोलेनोइड चल रहा है ना, सोलेनोइड के लिए वैल्यू निकाल ली मैंने, हेडिंग थोड़ी ना कुछ है, वही मेन हेडिंग ही चल रही है। ये मेन हेडिंग है, ये देखो ये लिखी ना मेन हेडिंग मैंने। क्या बात है, अब स्टाइलस चलना बंद हो गया। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड, मेन हेडिंग लिखी है ना, उसके अंदर ही ये सब डेरिवेशन वगैरह सब उसके अंदर ही है। और ये डायरेक्शन भी उसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, की वैल्यू निकल गई, अब डायरेक्शन की बारी। तो जो लिखा है, जैसा लिखा है वो आपको पॉइंट के फॉर्म में लिखना है।
यहाँ पर उसको आपको पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। और जितना अच्छा डायग्राम मैंने बनाया है वैसे ही आपको बनाना है। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन करें। ड्रॉ कर लिए दोनों सब दोनों डायग्राम। ये लो फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूले से हैबिचुअल हो जाओ। नॉर्थ साउथ वाला पॉइंट मतलब एक्सप्लेन करना है कि नोट करना है आपको? वापस से एक्सप्लेन करना है कि अच्छा नोट करना है, ठीक है। फोटो ले लो, फोटो ले लो फिर अब आराम से नोट कर लेना बाद में।
कैलकुलेट करने पर इतना आ रहा है। मुझे लगता नहीं हेल्प की ज़रूरत होगी आपको, है ना? म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन कितना है? देखो ये लिखा है 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, थोड़ा ना काम आएगा, अपने को चेंज करना पड़ेगा। अपने को पर मीटर चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर में 200 टन, तो 1 मीटर में कितने टन? पर मीटर में इतने टन। समझ में आता है? और आई कितना है? 2.5। कैलकुलेट करना, आपको फील्ड मिलेगी टेस्ला में। अभी अच्छा, काफ़ी लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, क्योंकि कई बार मॉड्यूल में, एचसीवी में कहीं ना कहीं आपको ये नई यूनिट मिली हुई दिखी हुई मिलेगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना? ये भी हम सीखेंगे कि टेस्ला की जगह हम वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, आगे सीखेंगे। पर टेस्ला की जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर है, जहाँ पे ये वेबर क्या होता है, ये फ्लक्स की यूनिट होती है। अब फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे आपको याद है हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, वैसे ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे आगे आकर। ईएमआई में मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, वेबर पढ़ेंगे, और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट होगी। तो अभी कंफ्यूज मत होना, कभी किसी को ऐसा लगे तो थोड़े समय के लिए ऐसा मान लो ये सेम यूनिट है आगे जिसके बारे में पढ़ा जाएगा। वेबर पर मीटर स्क्वायर, अभी आप इसको चाहो तो टेस्ला लिख दो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। ये ट्राई करो। जनरेटर की वर्किंग वगैरह सब इसमें नहीं आता है, वो सब ईएमआई में, मतलब इसके बाद के बाद वाले टॉपिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आता है। सब पढ़ेंगे हम, चिंता मत करो, सारी चीजें पढ़ेंगे। आंसर आते जाए बताते जाना। 1:4। गलत। ये गलत कर दिया। अरे भाई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन बाय, देखो दो चीजें होती है, एक होता है स्मॉल एन और एक होता है कैपिटल एन। ये स्टैंडर्ड एक रिप्रेजेंटेशन है जो हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, स्मॉल एन और कैपिटल एन। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है? और कैपिटल एन क्या होता है? कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। दोनों में रिलेशन क्या होगा? ये होगा। आ गई बात समझ में? अब देखो, कोई डाउट इस रेशियो में? कि सॉल्व करके बताऊं डिटेल में? ये आ गया था सबका आंसर। बहुत बढ़िया।
ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अगर मान लो कभी सोलेनोइड नॉन आइडियल हुआ तो क्या करें? अभी तो हमने आइडियल सोलेनोइड देखा कि जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो, रेडियस बहुत कम हो, सब कुछ आइडियल कंडीशन मानते हुए हमने काम करा। पर और मेंस में उतना आता ही है ना, मेंस में और बोर्ड्स में तो आइडियल सोलेनोइड ही होता है। पर एडवांस में कई बार वो होता है कि नॉन आइडियल सोलेनोइड की बात की जा सकती है। अब सपोज अगर सोलेनोइड नॉन आइडियल है, मतलब रेडियस और लेंथ कंपेरेबल है, जैसे कि इस डायग्राम में देखो, तो उस केस में क्या होता है कि अंदर सोलेनोइड के अंदर भी हर पॉइंट पर फील्ड अलग अलग होती है। देखो, ये सोलेनोइड की एक्सिस है, एक्सिस समझ में आती है, सिलेंडर की एक्सिस, वैसे ही सोलेनोइड की एक्सिस है, राइट? इस एक्सिस पे अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फील्ड मिलेगी। और फील्ड होगी कितनी? तो फॉर नॉन आइडियल सोलेनोइड आप क्या करोगे, सोलेनोइड के एक्सट्रीम एंड्स को, जो सोलेनोइड के एक्सट्रीम एंड्स है उसको ज्वाइन करोगे उस पॉइंट से, कुछ एंगल्स बनेंगे अल्फा और बीटा, ज्वाइन करने पर कुछ एंगल्स बनेंगे अल्फा और बीटा, ये दो एंगल्स दिख रहे हैं। फिर आपको रिजल्ट मिलेगा म्यू नॉट एन आई बाय टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये रिजल्ट आता कहाँ से है? तो ये रिजल्ट मैं आज आपको डिराइव करने के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आपको बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगा। इसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, चलो। हिंट ये है कि इस बार आप क्या करोगे पता है, सोलेनोइड को बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स में ब्रेक करोगे, और हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट आपको समझ में आ रहा है कैसा दिखेगा? एक करंट कैरिंग कॉइल की तरह दिखेगा। हर एक डिफरेंशियल एलिमेंट एक करंट कैरिंग कॉइल की तरह दिखेगा। और कॉइल की एक्सिस पर आपको याद है हमने फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2-3 दिन पहले की बात है शायद। कॉइल के लिए फील्ड का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको। एक्सिस पर वो फॉर्मूला लगाओगे और उसको इंटीग्रेट करोगे प्रॉपर लिमिट के साथ, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट याद रखना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है रिजल्ट याद रखना, डिराइव करने की कोशिश आप करना, ठीक है? पर वो अगेन डेरिवेशन बोर्ड में कभी नहीं आएगा, ना ही आपको ये अप्लाई करना है बोर्ड एग्जाम में किसी क्वेश्चन में, क्योंकि ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ठीक है? बट एडवांस में कभी इस टाइप का एक नॉन आइडियल सॉल्वेंट आ सकता है, तो उसके लिए हमें रिजल्ट पता होना चाहिए कि रिजल्ट क्या आता है। अभी 1 मिनट नोट करने से पहले, अगर सोलेनोइड इनफाइनाइट हुआ, मतलब आइडियल हुआ, मान लो आइडियल सोलेनोइड हुआ, पर फिर भी हम उसके एक एंड पर फाइंड करना चाहते हैं, क्या होता है? जैसे मान लो हमने अभी 1-2 दिन से हम आइडियल सोलेनोइड की बात कर रहे हैं ना, ये देखो ये आइडियल सोलेनोइड है, ये देखो मैंने आइडियल सोलेनोइड बनाया है, ठीक है? मान लो सोलेनोइड तो आइडियल है, इनफाइनाइट साइज का है, बट मैं उसके किसी एक एंड पे फाइंड करना चाहता हूँ फील्ड, ये जहाँ से नॉर्थ पोल बन रहा है जैसे मान लो, या साउथ पोल हो, यहाँ एंड पे फील्ड फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अल्फा बीटा क्या होंगे? दिख रहा है, एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और एक एंगल ऑलमोस्ट 0 डिग्री होगा। तो वैल्यू रखो क्या आती है, म्यू नॉट एन आई बाई टू। तो याद रहे, आइडियल या इनफाइनाइट सोलेनोइड के अंदर फील्ड निकालते हो तो म्यू नॉट एन आई आती है, पर अगर एक्सट्रीम एंड पर जाते हो तो वो आती है म्यू नॉट एन आई बाई टू, ठीक है? और ये देखो, ये आइडियल सोलेनोइड का रिजल्ट भी निकल सकता है यहाँ से। आइडियल सोलेनोइड मतलब इनफाइनाइट साइज का सोलेनोइड, उसके सेंटर पे फील्ड फाइंड करके देखो कितनी आती है। अल्फा बीटा जीरो हो जाएंगे। अगर सोलेनोइड बहुत लार्ज हुआ और हम सेंटर पे फील्ड फाइंड करेंगे तो अल्फा बीटा 0 डिग्री हो जाएंगे, 0 डिग्री रखो। रिजल्ट क्या आ रहा है, cos 0 प्लस cos 0 1। देखो, वही फॉर्मूला जो हम चाहते थे, ठीक है? इसे नोट किया जाए।
आओ अब हम इस पर एक क्वेश्चन निपटाएं। जल्दी से ये क्वेश्चन निपटा दो। निपटा दिया सब लोगों ने, बहुत बढ़िया। आंसर आना चाहिए ये। आ भी गया होगा। सॉल्व तो नहीं करूं? प्रैक्टिस हो गई, फॉर्मूला याद हो गया। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ एक नए डेरिवेशन पे। नया दिन, नया डेरिवेशन। नया डेरिवेशन किसका होगा आज? आज हम बात करेंगे टोरॉइड की, सोलेनोइड का बड़ा भाई टोरॉइड। देखो, आप ऐसे समझ लो कि सोलेनोइड के जो दोनों एंड थे उनको आप आपस में जोड़ दो, तो आपको एक सर्कुलर ट्यूब मिलेगी। देखो, सर्कुलर ट्यूब मतलब एक होती है स्ट्रेट लाइन की ट्यूब, है ना? और इसके दोनों एंड्स को जोड़ दो वापस आपस में, तो ये आपको ऐसी सर्कुलर ट्यूब मिलेगी। समझ में आ रहा है कुछ? ये जोड़ दिया आपस में, तो ये सर्कुलर ट्यूब मिलेगी। पानी का पाइप होता है ना, वो प्लास्टिक वाला, जब आप उसको फोल्ड कर देते हो, दोनों एंड को जोड़ दो, तो सर्कुलर ट्यूब बन गई। और अब इस सर्कुलर ट्यूब के ऊपर अब आप वायर को व्रैप करना शुरू करो, ऐसे वायर को व्रैप करना शुरू करो इसके ऊपर। तो देखो 3D में डायग्राम आपको ऐसा दिखेगा। ये देखो लेफ्ट में डायग्राम देखो, आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। बस वो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट पाइप होता है जिसपे हमने वायर को व्रैप करा है, और ये सर्कुलर पाइप है जिसके ऊपर हम वायर को व्रैप कर रहे हैं। ठीक है? वो वाइंडिंग दिख रही है। चलो, अब अपन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, बड़ा मजा आएगा। बड़ा मजेदार काम होता है इसके अंदर। अंदर मतलब समझ रहे हो? इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है जो इसके अंदर है। अंदर मतलब ये रीजन होता है अंदर। ये जितना रीजन दिख रहा है ये इसके अंदर माना जाता है, जो पाइप के अंदर होगा, है ना? वायर के अंदर जो होगा। ये कलर सही से नहीं हो पा रहा है बट आप समझ गए हो, है ना? ये इसके अंदर का जो रीजन है। ठीक है? ये बाहर का रीजन है और ये भी बाहर का रीजन है ना? चलो, आर डिस्टेंस पर मुझे फील्ड फाइंड करनी है। अब ये देखो, मैं अगर सामने से देखूं उसको और 2D में बनाना चाहता हूँ, तो क्या ऐसा बोलूं कि यहाँ से करंट बाहर आ रहा है? कहाँ कहाँ से करंट बाहर आ रहा है मैं मार्क कर देता हूँ। ये करंट आया बाहर, आउटवर्ड, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन। और उसी को मैं ऐसा बना रहा हूँ अब। ठीक है? चलो, अब मैं क्या करूंगा, जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड फाइंड करनी है, ये दिख रहा है पॉइंट पी पे मुझे फील्ड फाइंड करनी है, वहां पर मैं एक क्लोज्ड सर्कुलर, क्लोज्ड एम्पीरियन लूप, लूपों का लूप, एम्पीरियन लूप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का लूप, मैं वहां पर एक एम्पीरियन लूप बनाऊंगा जो मैंने आपके सामने बना के दिखाया है। ये कोई ऐसा वैसा लूप नहीं है। इसे कोई ऐसा वैसा लूप मत समझो। ये कैसा लूप है? ये है लूपों का लूप, एम्पीरियन लूप। ठीक है? ये एम्पीरियन लूप बनाया। फॉर्मूला सबको पता है। आगे की स्टोरी यहाँ तक भी सबको पता थी कि वो इंटीग्रेट करने पर बी बाहर आएगा, सब सेम डिस्टेंस पर पॉइंट्स हैं, अंदर रहेगा कितना, वो इंटीग्रल ऑफ डीएल,
एम्पिरियन लूप का टोटल सर्कमफेरेंस है 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई। अभी सुनो, ये एन आई क्यों लिख रहा हूँ मैं? यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है मैंने। आपको याद है स्मॉल एन, कैपिटल एन, अभी बताया था। कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अच्छा, जैसे मान लो अगर सोलेनोइड इसमें टोरॉइड में मान लो 20 टर्न है, तो ये देखो एम्पिरियन लूप के अंदर ये 20 टर्न से करंट बाहर आ रहा होगा। देखो 20 बार करंट बाहर आएगा, 20 बार करंट अंदर जाएगा। पर जो आपने एम्पिरियन लूप बनाया है इसके अंदर, तो आपको दिख रहा है कि 20 बार करंट इसके अंदर, तो आपको दिख रहा है कि करंट 20 बार बाहर आ रहा है। ये देखो जितने टर्न्स होंगे उतनी बार करंट आपको बाहर आता हुआ दिखेगा। बात समझ में आई क्या? तो टोटल करंट क्रॉसिंग द एम्पिरियन लूप कितना होगा? चलो बताओ, व्हाट इज द टोटल करंट क्रॉसिंग द एम्पिरियन लूप? एक टर्न में आई करंट और टोटल एन टर्न्स हैं, तो एन इंटू आई। एन इंटू आई इज द टोटल करंट। बस इसीलिए आई नेट को मैंने लिखा है एन इंटू आई। समझ जाना, समझदार हो सब लोग। ये देखो इतना आएगा। और थोड़ा और अगर दिमाग लगा के करते हो काम, तो 2 पाई आर एक तरह से, 2 पाई आर एक तरह से, अगर इसकी जगह पर इसको मैं ओपन कर देता, सीधा कर देता, तो बन जाता सोलेनोइड। और जो इसका सरकमफेरेंस होता रफली वो होती सोलेनोइड की लेंथ। तो एन, कैपिटल एन बाई 2 पाई आर। तो समझदार हो, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर आपको फॉर्मूला ये याद रखना है। मैं तो बस कंसेप्ट कैसे इंटरमिक्स होते हैं फिजिक्स के वो बताने के लिए आपको सिखा रहा था ये, पर आपको तो यही याद रखना है। ये देखो, टोरॉइड कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिंग शेप्ड क्लोज्ड सोलेनोइड। वैसे आप लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पर आप लोगों को एक बार आगे बढ़ने से पहले हाँ या ना कुछ बोल देना चाहिए? या तो हाँ बोलना चाहिए या ना बोलना चाहिए। लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड में ऐसा क्या था? चलो आप सब लोगों की हाँ है, बहुत बढ़िया। जल्दी से इस कंसेप्ट को भी लिख लो, याद कर लो।
हाँ, वो आवाज़ नहीं आ रही होगी, अब आ रही होगी आवाज़। हम ये बोल रहे थे कि हमने कुछ नहीं करा, ये फ़ॉर्मूला लगाया है, ये फ़ॉर्मूला लगाया है तो फ़ॉर्मूला लगा दो, ऐसा बोल रहे थे हम, कि ये फ़ॉर्मूला लगा दो और फ़ॉर्मूला लगाते से आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये कहने का मतलब था हमारे। और कोई डाउट इसमें? आओ और क्वेश्चन निपटाएँ। वेट कर रहा हूँ कि कैलकुलेट करने के बाद आप सही आंसर बताओ। ऐसा लगे अगर कैलकुलेशन सेव अभी करना हो तो कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, मुझे अभी बस कंसेप्ट से आंसर से मतलब है अभी हाल फिलहाल। मेरा मेन कंसर्न अभी आंसर से है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो।
सब लोगों के अलग अलग आंसर आए हैं, देखें सही आंसर क्या है। सही आंसर ये आना चाहिए था। देखो कितने लोगों का मैच कर चुका है। मैं 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ। आपसे वायर की लेंथ पूछी है, सोलेनोइड की लेंथ नहीं पूछी है। वायर कितने लेंथ का यूज करना है। देखो ये देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। बी की वैल्यू जो होती है वो होती है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। यही होता है ना म्यू नॉट एन आई में। एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और वो कितना होगा, टोटल लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। चलो तो यहाँ से बी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, म्यू नॉट की वैल्यू रखी। एन मुझे निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। आई दिया हुआ है, और टोटल लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ मुझे क्या दिया हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ मुझे सोलेनोइड दिया हुआ है 0.8। ये लिखा, टोटल लेंथ ऑफ मुझे सोलेनोइड दिया हुआ है। तो यहाँ से पता है मैंने क्या निकाला, यहाँ से मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकाली। ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब आप मुझे बताओ वायर की लेंथ कितनी यूज करेंगे हम। आपसे पूछा ये जो वायर दिख रहा है, देखो डायग्राम देखते हैं अपन। डायग्राम कहाँ गया, ये वाला डायग्राम देखो। अगर आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड, तो आप क्या करोगे, एक टर्न का सरकमफ्रेंस निकालोगे, और ऐसे कितने टोटल टर्न्स हैं वो निकाल लोगे, तो इनडायरेक्टली आपको लेंथ मिल जाएगी वायर की। वायर कितना यूज करना है, तो एक टर्न की सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर। एक टर्न की सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर। और टोटल अगर इतने टर्न्स है तो इतनी लेंथ ऑफ द वायर को मुझे यूज करना पड़ेगा। तो बस 2 पाई इंटू आर, 3 सेंटीमीटर दिया था मैंने, मीटर में कन्वर्ट करो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स रखो, तो ये आ रहा है 2.4 किलोमीटर लेंथ ऑफ द वायर यूज करना है। ठीक है, आओ आगे बढ़े। नोट कर लिया। आओ आगे बढ़े। अरे आगे बढ़ने से पहले अब एक और होमवर्क। मंडे के दिन का होमवर्क आपका है बिगनर बॉक्स नंबर 3। सॉल्यूशन में फिर से रिपीट कर दूं, मैंने पोस्ट कर दिया था आपके ग्रुप पर वीकेंड पर। आज का आपका होमवर्क है बिगनर बॉक्स नंबर 3, आपको पूरा करना है। ठीक है, आओ अब हम लोग वापस से एम्पियर सर्किटल लॉ से डिटूर लेकर वापस आते हैं पुराने टॉपिक पर, फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल। आपको याद है हमने फॉर्मूला पढ़ा था QEB, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अब अगर मान लो कि दोनों फील्ड एक साथ प्रेजेंट है, जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो। अगर मान लो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो क्या होता है। सपोज अगर कभी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, तो उस पर दोनों फोर्स लगेंगे। एक लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम एक जनरल नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इट इज टर्म्ड एज लॉरेंट्ज फोर्स। ये बात समझ में आई क्या। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एक मैग्नेटिक के कारण। इसे नोट करो, फिर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मुझे इसमें आपको बतानी है। ये सब चीजें रिपीट होगी। चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है, हेलिकल पाथ कब होता है, सर्कुलर पाथ कब होता है, बड़ा मजा आने वाला है इसमें।
आओ अब हम इस पर भी एक क्वेश्चन निपटाएं। सब लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, सॉल्व करके देखते हैं। देखो, लॉरेंट्स फोर्स में मुझे दो फोर्स निकालने हैं, उसमें से एक क्यू ई का तो टेंशन ही नहीं है, क्यू ई तो डायरेक्टली दिख रहा है मुझे कितना आएगा। चलो पहले एक काम करते हैं, एफ वन वैक्टर निकालते हैं, डेट इज क्यू ई, क्यू इंटू ई। या एक काम करते हैं, वी क्रॉस भी निकाल लेते हैं पहले, है ना, वी क्रॉस भी निकाल लेते हैं, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि मुझे पता है फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा क्यू ई वैक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी। तो मैं एक काम करता हूँ, क्यू बाहर निकाल लेता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ, चलेगा। तो पहले मैं वी क्रॉस बी निकालना चाह रहा हूँ। अब ये जो वी क्रॉस बी है, ये कैसे निकालेंगे, आई जे के, फिर इसके बाद आई जे के बाद क्या लिखेंगे बताओ। स्पीड है कितनी, पॉजिटिव वाई के अलोंग 5 की स्पीड, मतलब 0 5 0, पॉजिटिव वाई है ना, पॉजिटिव वाई के अलोंग 5 की स्पीड है। और मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, 4 - 3 0। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो आई कैप का 0 आ रहा है, 0 आई कैप, माइनस जे कैप में कितना है, जे कैप में भी 0 आ रहा है, तो 0 आई कैप 0 जे कैप
के कैप में कितना आ रहा है? के कैप में आ रहा है 0 और ये 20। चेक जरूर कर लेना, अगर मैं कहीं कैलकुलेशन में एरर करा हो जल्दबाजी में बता देना। क्या ये सही आ रहा है क्या? ये 36, ये जो 20 के कैप लिखा है सही है क्या ये? चेक कर लेना कैलकुलेशन पार्ट, अगर गलती हो मुझसे तो बता देना। मैंने रैंडमली थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली जो दिख रहा है वो लिख दिया है। अब इसके आगे एफ क्या लिखोगे? क्यू बाहर, क्यू कितना था? क्यू था 2 माइक्रोकूलम। 2 × 10⁻⁻6 इंटू ई वेक्टर। ई वेक्टर कितना है? ई वेक्टर है 2 i कैप, प्लस वी क्रॉस भी कितना है? 20 के कैप। निपटा लेना आप। ठीक है, ये आंसर है। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो √(x²+ y²). ठीक। अब आगे सुनो। अब आगे की स्टोरी क्या है? आगे की स्टोरी ये है कि अब हम लोग चार्ज पार्टिकल का सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का केस भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, पर अभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। तो इसमें आपको याद है, एक केस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में केस वन आपको बता चुका हूँ कि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, तो उस केस में चार्ज स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। क्यों मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में? याद है फोर्स 0 होता था, तो इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट एनी डेविएशन। तो केस वन होता है व्हेन v इज पैरेलल टू b, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, ग्रेविटी हम अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इट विल कंटिन्यू along its straight line path with the same velocity without any change in its velocity, वो बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा। वेरिएशन कब आएगा? केस टू में आएगा वेरिएशन, जब वो सर्कुलर पाथ करेगा, अलग केस है वो। तो केस वन नोट करो, सबसे सिंपल केस, पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको ये। -20 के कैप होगा क्या? हाँ, -20 के कैप होगा, है ना। ये हो जाएगा -20 के कैप, बिल्कुल सही है। और ये यहाँ पे -20 आना चाहिए। ठीक है, ये नोट किया जाए, केस नंबर 1। +20 ही लग रहा है ऐसा, देखें क्या होता है। कहाँ गया अभी ये के कैप? इसमें से इसको माइनस करेंगे हम तो -20 आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना आता है ना सब लोगों को, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस ओपन करने आते होंगे सब लोगों को। चलो, ये आज हम लोगों ने केस 1 डिस्कस करा है, जो कि पहले ही पढ़ चुके थे। नेक्स्ट टर्न पर हम इसका केस नंबर 2 और 3 इंट्रोड्यूस करेंगे। और आपको आज का होमवर्क पता है क्या करना है? आज आपको एम्पियर सर्किटल लॉ का बिगनर बॉक्स नंबर 3 कवर करना है। आज एक होमवर्क मिला है सिर्फ, बिगनर बॉक्स नंबर 3, उससे ज़्यादा कुछ होमवर्क नहीं दिया है मैंने आपको। ठीक है, और इसके जो बाकी 2 वेरिएशन होते हैं, केस 2 केस 3, वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पर ही कंटिन्यू करेंगे फिर। चलो, इसको आज यहाँ पे पॉज कर रहे हैं। आगे इसी चीज़ को अपन कल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।